वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ मिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कर रही थी, जिसमें हमने कुछ कनेक्टर्स बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे और उसके बाद कुछ जैसे वर्ड स्वैप होता है वैसे सेंटेंस स्वैप का क्वेश्चन हम देख रहे थे। तो उसका एक क्वेश्चन हमने किया है, उसके बाद से हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वी स्टॉप्ड इन क्वेश्चन नंबर 3, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। व्हाट यू बेसिकली हैव टू डू कि यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज है और इस पैसेज में देखो ए बी सी डी करके 4 स्टेटमेंट्स हाईलाइट किए गए हैं। तो ये जो ए बी सी डी करके हमारा 4 स्टेटमेंट हाईलाइटेड है, इनमें से कोई दो स्टेटमेंट अपने करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। ठीक है, हो सकता है दो या दो से ज्यादा, चार भी हो सकता है, तो वो हैपहैजर्ड है। आपको उसको क्या करना है, उसको सही सीक्वेंस में सेट करना है, अरेंज करना है। और अगर आपको लगता है कि वो सही है तो एक ऑप्शन हमारा नो चेंज या नो एरर भी हो सकता है। अगर है तो फिर उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको ऑप्शंस दिखा रही हूँ। पहले आप लोग ये पैसेज को रीड करके इसमें कौन सा कैसे रिप्लेस करना है उसका सीक्वेंस नोट डाउन कर लो, एंड देन आई शो यू द क्वेश्चन। तो उसको फिर हम लोग आंसर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, काफी लेंदी पैसेज है, इसलिए मैं आप लोगों को 2 मिनट्स का टाइम देती हूँ। इसको सॉल्व करिए, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे।
ओके, नाउ लेट अस डिस्कस। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या है? द न्यूज ऑफ डेथ ऑफ 24 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, केसेस डू नॉट रीच द कोर्ट। अब यहाँ पे केसेस डू नॉट रीच द कोर्ट, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में नहीं जाएगा, पहले तो हमें मेंशन करना पड़ेगा ना कि ये चीज कहाँ पर कैसे बोला जा रहा है। तो ऑप्शंस देते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे क्या है? बी सी डी ए, डी सी बी ए, बी ए डी सी, एक बार देख लेते हैं, ए डी सी बी एंड डी बी सीए। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, सबसे पहले ओल्ड स्टूडेंट, फॉल आउट ऑफ डाउरी रिलेटेड वायलेंस हैज फोर्स द स्पॉटलाइट ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन cases in 2019 according to India's National Crime Record Bureau. रेट फॉर वुमेन अराउंड 20% वाइल एजुकेशन लेवल्स हैव इंक्रीज। नहीं, तो सबसे पहले तो हम केसेस को डिफाइन करेंगे कि ये किस वजह से ये केस हो रहा है। तो किस वजह से हो रहा है? फॉल आउट ऑफ डाउरी रिलेटेड वायलेंस, डाउरी रिलेटेड जो वायलेंस हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो द न्यूज ऑफ डेथ ऑफ 24 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, fallout of dowry related violence has forced the spotlight on the status of women, power relations within families and gender dynamics in the institution of marriage. Over 50 dowry deaths have been reported in Kerala few months back. However, most of the cases do not reach the court since family and state institutions tasked with the responsibility of filing cases prefer to negotiate a resolution outside the law. तो मैक्सिमम 24 ईयर ओल्ड एक स्टूडेंट का जो डेथ हुआ है, इस चीज ने ये कंसर्न बढ़ा दिया है कि डाउरी रिलेटेड इशू के वजह से यहाँ पे जो सुइसाइडल या मर्डर केस होता है फीमेल का, ये काफी ज्यादा हाईलाइट होके आ रहा है। जिसमें रिसेंटली एक केरला का स्टडी ने बताया कि मैक्सिमम केसेस जो ये होते हैं ये कोर्ट तक पहुंच भी नहीं पाते, क्योंकि फैमिली रेप्यूटेशन हो गया, आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट हो गया, ये सब करने में ही ये सब चीज हाईलाइट भी नहीं हो पाता है। अब जैसे कि आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट हुआ कि इनके घर पे आपकी बेटी ने सुसाइड करा या इन्होंने इनका मर्डर करा, तो चलो फैमिली से इतने पैसे ले लो, अब लड़की तो गई गई, पैसे ले लो तो कम से कम तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा, तो वो आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट कर लेते। केस करके क्या होगा, बल्कि उल्टा तुम्हारे ही पैसे लगेंगे, फिर कुछ सॉल्यूशन आएगा नहीं आएगा। तो ये सब चीज में मैक्सिमम केसेस दब जाते हैं, या बहुत फैमिली अपनी रेप्यूटेशन के लिए या बात ना आगे बढ़े वो चीज के लिए उस चीज को दबा देते हैं। तो ये मैक्सिमम चीजें केस कोर्ट तक ही नहीं पहुंच पाती है, तो यहीं पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, women have contributed to Kerala's success in improving social indicators such as literacy, education, birth rate, life expectancy, and yet their presence in political economic leadership roles continue to be minimal. तो ये भी देखा गया है कि केरला में काफी वुमेन ने काफी ज्यादा फ्लाइंग कलर्स के साथ परफॉर्म किया है, किसी भी फील्ड में आप कहो, लिटरेसी कहो, एजुकेशन कहो, बर्थ रेट कहो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहो, सब चीज में उन्होंने स्टैंड आउट किया है और अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बावजूद उनको इक्वल पोजीशन, इक्वल प्लेस एज मैन इन द सोसाइटी नहीं मिल पाया है। ये करने के बाद भी, मतलब देयर इज अ जेंडर हु डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग एंड देयर इज अ जेंडर हु इज प्रूविंग एवरीथिंग, देन आल्सो शी इज नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे है वर्क पार्टिसिपेशन केसेस इन 2019, नहीं, वर्क पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन इज अराउंड 20% while एजुकेशन लेवल्स हैव इंक्रीज्ड। तो वर्क पार्टिसिपेशन कितना है? 20% ही है वुमेन का, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनका एजुकेशन जो है वो काफी लेवल पे इंक्रीज हुआ है, मतलब काफी लड़कियां पढ़ रही है, लेकिन वर्क पार्टिसिपेशन कितने को मिल रहा है? 100 में से 20 को ही मिल रहा है। तो यहाँ पे ये है। नेक्स्ट है, वुमेन आर फोर्स्ड टू कन्फाइन मतलब लिमिट देमसेल्फ टू देयर होम्स while forsaking economic independence. As many as 7115 deaths were recorded as dowry related cases in 2019 according to India's Constitution Crime Record Bureau. Out of over 3,40,000 cases of crime against women in 2019, under IPC 37% were of cruelty by husband and her relative. तो सोचो कितना केस निकल कर आया, 7,115, और कितना केस हुआ है डेटा के हिसाब से, इट्स 3,40,000। मतलब समझ रहे हो कितना वास्ट डिफरेंस है। सिर्फ 7,500 निकल कर आया केस, जबकि केस है 7,500 भी नहीं, 7,000 ही इसको कहेंगे राउंड फिगर में, 7,000 केस निकल कर आया, जबकि लगभग 3.5 लाख केसेस है। और मैक्सिमम केसेस जो है ये सुसाइड कहो, मर्डर कहो, ये क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड हर रिलेटिव्स की वजह से है। इट कुड बी फिजिकल क्रुएल्टी, इट कुड बी मेंटल क्रुएल्टी। जरूरी नहीं है कि हर एक फीमेल जो डाउरी रिलेटेड केस हो गया
या इन लॉज के साथ जो खराब, इन लॉज का जो खराब ट्रीटमेंट उनके तरफ होता है वो, या हस्बैंड का खराब ट्रीटमेंट जो उनके तरफ होता है वो फिजिकल ही होता है, इट कुड बी मेंटल एज वेल, तो उसके वजह से भी काफी लड़कियां सुसाइड कर लेती है। तो केसेस निकल के कितने आए, 7,000, जबकि हुए कितने हैं, 3,50,000, लगभग 3.5 लाख। तो यहाँ पे बी ए के साथ इंटरचेंज होगा, ठीक है, और सी डी के साथ इंटरचेंज होगा, तो आंसर विल बी बी ए डी सी। तो बी ए डी सी हम कौन से ऑप्शन में देख रहे हैं, बी ए डी सी हम ऑप्शन नंबर 3 पे देख रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन भी क्लियर है। चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी पैटर्न का है, यहाँ पे भी हमारा 4 स्टेटमेंट्स है, देखो हाईलाइटेड। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट किस तरीके से इंटरचेंज होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए।
ओके, सो नाउ लेट अस डू द डिस्कशन। आई होप सभी ने सॉल्व किया। तो क्वेश्चन है, द इंडियन इकोनॉमी that was powering out of COVID induced doldrums is in confronting dark clouds on the horizon। तो ऑब्वियस सा बात है कि कोविड के वक्त हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमी कहीं ना कहीं काफी बुरी तरीके से ड्रेन हुआ है, ठीक है। रेजिंग इन्फ्लेशन कंपाउंडेड बाई इज विलिंग, कंपाउंडेड बाई के बाद इज विलिंग तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है। कंपाउंडेड बाई द इंपेरेटिव, तो बाई के बाद बाई भी नहीं हो सकता, तो ए और बी तो गया। कंपाउंडेड बाई दैट विथ एन एक्सपेंडिंग, कंपाउंडेड बाई द वॉर इन यूक्रेन एंड अग्रेसिव रेट हाइक्स बाय द यूएस फेड, ये सही है, ठीक है। तो ये तो रेजिंग इन्फ्लेशन है ही। अब रेजिंग इन्फ्लेशन के साथ और एक चीज हमारे पास एड ऑन में क्या है कि द वॉर इन यूक्रेन एंड अग्रेसिव रेट हाइक्स बाय द यूएस फेड। एक तो ये हमारा कोविड के बाद आ गया वॉर जो यूक्रेन में देखा गया, और उसके बाद आ गया एड ऑन जो यूएस फेडरेशन के तरफ से आपका अग्रेसिव रेट हाइक्स जो किया गया है, मतलब हर चीजों का जो रेट है वो डबल कर दिया गया है। तो ये चीज जो है इसने और उस चीज पे चेरी ऑन द केक वाला काम कर दिया। चेरी ऑन द केक मतलब एक तो इकोनॉमी डूम हो ही रहा था, इन सब चीजों ने उसको और एस्केलेट कर दिया, मतलब और नीचे की तरफ डूमिंग की तरफ लेकर चले गए, ठीक है। नेक्स्ट है, तो डी ए की जगह गया है तो ऑब्वियसली ए डी की जगह जाएगा ही जाएगा। अब बी सी देख लेते हैं चेंज होता है कि नहीं, ठीक है। सो द वॉर इन यूक्रेन एंड अग्रेसिव रेट हाइक्स बाय द यूएस फेड, फुल स्टॉप। अच्छा, फुल स्टॉप नहीं है, हैज पुट इंडियन पॉलिसी मेकर्स ऑन द बैक फुट। तो इंडिया में जो ये पॉलिसी बनाते हैं कि इकोनॉमी को किस तरीके से ड्रेंच होने से बचाया जाए, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिसमें इसको कंट्रोल किया जा सके, या जिसमें इसमें कहीं ना कहीं एक रिकवरी पॉइंट पे आया जा सके, तो ये चीज जो है उनके यहाँ के पॉलिसी मेकर्स को भी एक बार के लिए शॉक कर दिया, और वो भी ड्रेन हो गए कि अब इसके आगे क्या ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, एज पॉइंटेड आउट इन जर्नल, आरबीआई's actions are perhaps driven as much by the intention to curtail demand and inflation as by the imperative। as by the imperative तो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, as that with an expanding sorry as that with an expanding current account deficit, CAD। हाँ, तो उसको यहाँ पे क्या करना है कि ये चीज को लेकर आना है, एक्सपेंडिंग अराउंड करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD को लेकर आना है। और उसके बाद आरबीआई शिफ्ट इन स्टैंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट रियल रेट्स इन इंडिया आर स्टिल हायर देन मेनी डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो ये जो है ये चीज को आरबीआई शिफ्ट इन स्टैंड कि उनको अपने पॉइंट से ये शिफ्ट होना है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट रियल रेट, जो इंडिया का रियल रेट्स है वो एक्चुअली कुछ डेवलप्ड कंट्री से भी ज्यादा है, जबकि डेवलप्ड कंट्री में तो खर्चे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो चीज तो वहां पे रेट ज्यादा होना चाहिए ना, बट हम क्या देख रहे हैं कि रेट्स जो है वो हमारा यहाँ पे ज्यादा है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या बना, कहाँ चला गया स्टेटमेंट, तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट रियल रेट्स इन इंडिया आर स्टिल हायर देन मेनी डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड द रियल एक्सचेंज रेट इज क्लोज टू बीइंग फेयरली वैल्यूड हिंट्स बाय द इंपेरेटिव टू मेंटेन ब्रॉड मैक्रो स्टेबिलिटी। तो ये कहीं ना कहीं हिंट है कि किस तरीके से ये मैक्रो स्टेबिलिटी को हम स्टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो बी और सी जो है ये भी इंटरचेंज हो गया। retreating rupee and several successive months of portfolio outflows, RBI is concerned about the redux of the CAD crisis of 2013 and is willing to sacrifice growth for macro stability, ठीक है। तो मैक्रो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए वो अभी कहीं ना कहीं ग्रोथ को अगर हैम्पर हो भी रहा है तो उस चीज को वो लेने को तैयार है, क्योंकि पहले तो स्टेबिलिटी मेंटेन करना होगा। हम आगे कब बढ़ेंगे, जब हमारा जो चल रहा है, ठीक है, उस चीज को स्टेबल करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक क्योटिक सिचुएशन क्रिएट होकर रखा है, मतलब सिंपल एग्जांपल देते हैं लाइफ में। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, एंड आप उस पर्सन के साथ देखते हैं कि ये पर्सन के साथ हम अपना फ्यूचर देखते हैं कि इसके साथ हम ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, इनके साथ हम रहेंगे, आई स्पेंड माई लाइफ विद दैट पर्सन, आई विल हैव अ फैमिली विद दैट पर्सन। बट अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें ऐसा होके रखा है कि यू गाइज कैन, मतलब आई एम नॉट बीइंग टुगेदर, मतलब वो एक पेज में है ही नहीं, मतलब बहुत सारा डिफरेंसेस है, बहुत सारा इश्यूज है। तो वहां पे दो में से एक चीज तो करना पड़ेगा कि पहले तो हम ये स्टेबिलिटी लाए, इसको हम इग्नोर कर देंगे और हम सोचेंगे ग्रोथ
ग्रोथ के बारे में, आगे फ्यूचर कैसे करना है, तो प्रेजेंट का जो सिचुएशन है पहले तो उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगर यही सॉर्ट आउट नहीं करता तो क्या हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ला पाएंगे? तो नहीं, पहले हमें इस पे फोकस करना है कि ये हम सॉर्ट आउट करें और कर सकते हैं कि नहीं, तो वो चीज पे यू हैव टू वर्क। अब जब तक आपका ये स्टेबिलिटी नहीं आएगा तो ग्रोथ के बारे में तो सोचने का कोई सेंस ही नहीं है। हम ये तो नहीं सोच सकते ना कि ये स्टेबिलिटी को भी इग्नोर करते हैं, ग्रोथ के बारे में सोचते चलते देखा जाएगा, दैट डज नॉट हैपन ना। यू हैव टू मेक थिंग्स क्लियर हियर। बेस स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्डिंग बनाने के लिए पहले तो बेस को स्ट्रांग करना पड़ता है। बिना बेस बनाए आप 4 तल्ला मकान बना के क्या करेंगे? वो तो अल्टीमेटली टूट ही जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता है। तो बेस अगर स्ट्रांग नहीं है तो इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, तो द बेस हैज टू बी स्ट्रांग, राइट। तो यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि ग्रोथ तो आपका सेकंड पार्ट पे आ जाता है। बेसिक यानी कि प्राइमरी यहाँ पर क्या है? प्राइमरी यहाँ पर है कि पहले स्टेबिलिटी, मैक्रो स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। तो आरबीआई ने यही डिसाइड किया कि पहले मैक्रो स्टेबिलिटी पे वर्क करेंगे, उसके बाद हम इस चीज पे वर्क करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर? चलो, तो यहाँ पे हमने एक्सचेंज किसको किया? ए के साथ हमने डी को एक्सचेंज किया था और बी के साथ सी को, तो ए सी बी डी होना चाहिए ना, यही चेंज किया था ना। सॉरी, ए सी बी डी ने ए को तो डी के साथ किया था, तो डी सी बी ए होना चाहिए। वेरी सॉरी, डी सी बी ए होना चाहिए। डी सी बी ए कौन से ऑप्शन में है? डी सी बी ए ऑप्शन नंबर 2 पे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर। फाइन, चलो मूविंग अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी पैटर्न का है, फटाफट से अभी इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग।
ओके तो आई थिंक अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है, बट सिंस मैंने देखा कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो आज का सेशन हमें यहाँ स्टॉप करना होगा। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी, आंसर और एक्सप्लेनेशन जैसे आगे वाले क्वेश्चंस का किया है वो भी कर देंगे, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा तो आप लोग लाइक जरूर करो, और इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द अपकमिंग क्लासेस दैट वी हैव अलाइन्ड फॉर यू, ठीक है। रेस्ट एडमिशन डिटेल्स आपके स्क्रीन पर फ्लोट हो रहा है, जो हमारा महिंद्रास का मेन मदर ब्रांच है, मौलाली ब्रांच। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव आवर सब ब्रांचेस एट बेहाला, रिशरा एंड बारासात। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपके घर के नजदीक है आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग इज सेम, इज जस्ट दैट वी हैव एन एक्सटेंशन फॉर यू नियर टू योर हाउस, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा तो अगेन लाइक कर दीजिए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।